अगला हमारा क्वेश्चन है, आपके स्कूल में दीपावली मेले का आयोजन किया गया, आप क्या करना चाहेंगे? इस दीपावली मेले में आप क्या करना चाहेंगे? केवल मेला देखने जाएंगे, समारोह में भाग लेंगे, कुछ बेचने के लिए एक स्टॉल लेंगे, या दर्शकों के लिए मुफ्त पानी का वितरण करेंगे? ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाता है। यदि स्कूल में दीपावली मेले का आयोजन किया गया है तो एक शिक्षक को समारोह में स्वयं तो भाग लेना ही चाहिए, अपने विद्यार्थियों को भी समारोह में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम और विकल्प की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? विकल्प की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? और विकल्प की तरफ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि समारोह में भाग लेने से ही बच्चों में अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों, परंपरा को समझने का मौका मिलेगा। तो हमारा उद्देश्य एक शिक्षक के रूप में हमेशा ये होना चाहिए कि बच्चे कुछ सीखें। बात समझ में आ रही है? अधिगम की प्रक्रिया ज़रूरी नहीं कि बस क्लासरूम तक ही हो, क्लासरूम से बाहर अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। और एक शिक्षक के रूप में हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ध्यान में रख करके कोई भी काम करना है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, हमें बेटर ऑप्शन चूज करना है। अगला क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? विकल्प आप सभी के सामने है। वेरी गुड। ऐसी व्यवहार श्रृंखला जिसमें बच्चा अपने साथियों के साथ सामाजिक अन्योन्य क्रिया करता है, एक इंट्रैक्शन समझ सकते हैं। अपने स्वयं के चेतन विचारों और भावनाओं का समूह जिनका बच्चे ने आत्मविश्लेषण किया है। ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है। ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी ही सही हो जाता है। इसमें बच्चा सीखने की प्रक्रिया में होता है। ठीक है, देखिए दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि बच्चा जो कर रहा है और जो करने की क्षमता रखता है, इसके बीच के क्षेत्र को हम निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। देखिए बच्चा जो कर रहा है ये है, और जो बच्चा सीखना चाहता है ये है, इसके बीच का जो काम है वो हो जाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। यानी कि विकास करने की तरफ ये अग्रसर है, विकास की तरफ ये निकट है, विकास की ये निकट है। बात समझ में आ रही है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है, और ये नहीं कि विकल्प बहुत अच्छे से दिए गए हम उसी में कंफ्यूज हो जाएं। कन्फ्यूजन की चीज़ को छोड़ देना है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, ना आपको सही करने देती ना आपको गलत करने देती है, और उसी में आपको परेशान करके रख लेती है। तो बस हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमेशा सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य परिपक्वता से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण आमतौर पर क्या होता है? सामान्य परिपक्वता से पूर्व दिया गया जो प्रशिक्षण होता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, क्या होती है? ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। वेरी गुड। देखिए आपको 2 से लेकर 4 सेकंड का टाइम देंगे जिससे कि आप लोग ऑप्शन चुन सकें। बहुत बढ़िया, विकल्प आपका डी सही हो जाता है। लाभकारी है या हानिकारक, ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यदि प्रशिक्षण विधियों का प्रयोग विद्यार्थियों की मानसिक और शारीरिक आयु के अकॉर्डिंग किया जाता है, अनुरूप किया जाता है, तो प्रशिक्षण प्रभावी होगा। अन्यथा प्रशिक्षण का प्रभाव नकारात्मक होने की संभावना रहेगी। तो कहने का मतलब लाभकारी या हानिकारक इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया, आप किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए एकदम से एनर्जी के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ वनडे एग्जाम टारगेट पर आप जुड़े रहिए, और आपकी सफलता की गारंटी है। अगर आप 2 कदम चलेंगे तो 2 कदम हम आगे और चलने की पूरी कोशिश करेंगे, और ईमानदारी के साथ चलेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान किस रूप में? राजभाषा के रूप में है, सह राजभाषा के रूप में है, या मातृभाषा के रूप में, या शास्त्रीय भाषा के रूप में है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से रिप्लाई करिए। और हाँ, एक चीज़ है, जब भी आप वीडियो देख लें उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में ही आपकी रिप्लाई चाहिए। इससे क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें ये होती है कि आप हमसे झूठ नहीं बोल सकते, बहाना नहीं बना सकते, नहीं तो आप कहते हैं कि मेरा तो 100% सही है। और दूसरा है, जब भी आप लिख करके रिप्लाई करेंगे, कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आपकी मेमोरी में अच्छी तरीके से वो फीड हो जाती है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रिप्लाई आपको करना है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है, किस रूप में रखा गया इसे? और ये त्रिभाषा सूत्र से रिलेटेड मैंने एनसीएफ का क्वेश्चन भी करवाया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005।
ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए सही हो जाता है, राजभाषा के रूप में है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान राजभाषा के रूप में है और ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। और आपको बता दें, त्रिभाषा सूत्र में क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और किसे शामिल किया गया है? क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और किस भाषा को इसमें शामिल किया गया है त्रिभाषा सूत्र में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऐसे ही रिप्लाई करते रहना है। क्षेत्रीय भाषा हो गई, हिंदी हो गई और साथ साथ में तीसरी भाषा अंग्रेजी। त्रिभाषा मतलब 3 भाषा, अंग्रेजी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा शिक्षक अगर आप हैं तो क्या काम करेंगे? रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बनाएंगे। भैया जांच करते रहो। रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए, यहाँ पर होगा कार्य करने के लिए कहेंगे, कार्य करने के लिए कहेंगे। आप आगे जोड़ लीजिए। रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे। रूबी को दूसरों से तुलना करने के लिए कहेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं होगा, शांत नहीं बैठना है और ये काम नहीं देना है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। ठीक है, उसे प्रोत्साहित करेंगे वो अपनी पसंद का कार्य करे। ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्लियर है? चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, या आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, यानी कि दोनों के इंट्रैक्शन का, जो हेरिडिटी होती है और एनवायरनमेंट, दोनों के इंट्रैक्शन का रिजल्ट होता है जो हमारी पर्सनालिटी होती है, या फिर केवल शीघ्र सीखते हैं, सीख करके हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो डेवलप करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। हमारी आनुवंशिकता का इफेक्ट तो पड़ता है, साथ ही साथ में हम किस वातावरण में रह रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हमारे ऊपर मतलब प्रभाव डालता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा उतना ही आसान है। मानव जो व्यक्तित्व है होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इससे संबंधित बहुत सारी अपनी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, जो हमें माता पिता से गुण मिलता है वो तो रहता ही है, क्योंकि जो जीन में है वो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में किस वातावरण में हम रह रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं, वो भी इफेक्ट डालता है। क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है। विकल्प आप सभी के सामने, MMPI, या फिर वाक्यपूर्ण परीक्षण है, ये रोशा परीक्षण है, या TAT। क्या होगा सही? जो सही होगा उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है। ऑप्शन ए सही होता है, MMPI। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। चलिए, व्यक्तित्व की आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है MMPI। इसका फुल फॉर्म है मिनेसोटा, लिख देते हैं, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी, पेन नहीं चल रही है, पर्सनालिटी इन्वेंट्री, TORY लिख लीजिएगा। ठीक है, ये एक बहुभाषी व्यक्तित्व सूची है। यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। सिंपल सी बात है, मनोविज्ञान में पढ़ रहे तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो व्यक्तित्व लक्षणों और मनोचिकित्सा का आकलन करता है। जो हमारे व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं जो दिखते हैं उसका, और साथ ही साथ में मनोचिकित्सा का कोई भी दिक्कत है मतलब मानसिक विकार है उसका ये आकलन करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? मुख्य रूप से उन लोगों का परीक्षण करना जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य या किसी और नैदानिक मुद्दे की ज़रूरत होती है, मतलब डायग्नोज करके उसका मतलब उपचार करना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। मेनली मानसिक स्वास्थ्य की जांच करता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है? गहन चिंतन, तत्काल तैयार करना, ये गहन चिंतन का है। अच्छा, पूछा जा रहा नहीं है, तत्काल तैयार करना। वर्गीकृत करना गहन चिंतन में आ जाएगा, तभी आप वर्गीकृत कर पाएंगे। कोई भी चीज़ आसानी से आप वर्गीकृत नहीं कर पाते हैं जब तक आप गहन चिंतन नहीं करेंगे। लक्ष्यानुसरण, लक्ष्य का अनुसरण करना जल्दी से तो हो नहीं सकता। व्याख्यात्मक,
ये सारी चीज़ें, ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। चिंतन, गहन चिंतन कौशल का उदाहरण नहीं है तो तत्काल तैयार करना। देखिए, चिंतन एक जटिल प्रक्रिया है। और कौन सी प्रक्रिया? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। ये पेन नहीं चल रही भाई। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने किसी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है, और जिसमें व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए वस्तुओं और घटनाओं को अभिव्यक्त करने में आंतरिक संकेतों का प्रयोग भी करता है। जो आंतरिक संकेत उसके आते हैं उसका भी प्रयोग करता है। और इसमें वर्गीकृत करने, लक्ष्य का अनुसरण करने, व्याख्यात्मक समाधान खोजने जैसी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जबकि आप अगर तत्काल तैयार कर रहे हैं तो इसमें गहन चिंतन कौशल की कोई विशेषता नहीं होती है, मतलब ये उस विशेषता के अंतर्गत नहीं आता। गहन चिंतन के अंतर्गत ये नहीं आता। तत्काल आपने तैयार कर दिया, फिर क्या आया, कैसे जल्दी से कर दिया, तो गहन चिंतन तो है ही नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है? विकल्प आप सभी के सामने। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है डी, प्रमस्तिष्क वल्कुट, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ऑप्शन डी सही हो जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। जो देखिए लिख देते हैं इंग्लिश में, सेरेब्रल, एक मिनट, ये सेरेब्रल, यहाँ पर देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो ये चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्कीय जो गोलार्ध होता है, दो गोलार्ध होता है ना मस्तिष्क का, तो इसके ऊपर ग्रे पदार्थ का एक बाहरी आवरण होता है। ग्रे पदार्थ का ये बाहरी आवरण होता है, ये जानिए। और ये आमतौर पर 2 से लेकर के 3 मिलीमीटर मोटी होती है, ठीक है। जो मतलब कुछ सरल कार्य जैसे होते हैं, जैसे जिन्हें प्राथमिक कॉर्टेक्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर संवेदी और जो प्रत्यक्षण, परसेप्शन से संबंधित जो अनुभव होते हैं ये सभी, और कुछ जटिल कार्य जैसे हुआ स्मृति हुआ, भाषा हुआ, अमूर्तता, अमूर्त मतलब जो चीज़ें दिख नहीं रही हैं, रचनात्मकता, निर्णय, भावना, चिंतन और ध्यान को द्वितीयक कॉर्टेक्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो प्राथमिक कॉर्टेक्स के द्वारा जो सरल चीज़ें होती हैं वो सरल कार्य, और जो द्वितीयक कॉर्टेक्स होता है उसके द्वारा जो जटिल कार्य होते हैं वो सभी को शामिल किया जाता है। सरल और जटिल कार्य का मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया, ठीक है। आधे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो चिंतन जटिल कार्य में है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंतर्गत ही प्राथमिक और द्वितीयक दोनों मैंने बता दिया, चाहे प्राथमिक पूछा जाए चाहे द्वितीयक, ये इसी से संबंधित है। उसको मैंने और थोड़ा सा डिटेल में जब बताया तो आप उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन हमारा है आउट ऑफ द बॉक्स। चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स। ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? अनुकूल चिंतन, ठीक है, या फिर स्मृति आधारित, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो 3 यहाँ पर 4 विकल्प करिए, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर जुड़ चुका है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का मतलब होता है किसी निश्चित सीमा या बंधन से मुक्त होकर के विचार करना। आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से बाहर, ये इस तरीके से आप बना सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं। तो निश्चित सीमा या फिर बंधन से, बॉक्स से बाहर होकर के, मुक्त होकर के विचार कीजिए। बस समझ में आ रही? इस प्रकार के चिंतन को हम अपसारी चिंतन कहते हैं। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति कुछ नए तथ्यों और विचारों का सृजन करते हुए चिंतन करता है। इसे और किस चिंतन के नाम से जानते हैं? ऐसे बच्चे क्या होते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, और ये क्वेश्चन हम कई बार आपको बता चुके हैं। जब हमने यहाँ पर कहा कि कुछ नए तथ्यों एवं विचारों का सृजन करते हुए बच्चे चिंतन करते हैं, तो एकदम से आप उस लाइन को पकड़ लीजिए जो हम पूछना चाह रहे हैं। करेक्ट, वेरी गुड। रिप्लाई कॉमेंट सेक्शन में आनी चाहिए, सारी रिप्लाई, जैसा कि हमने बताया कि चेक करते हैं। और मुझे एक एक स्टूडेंट का पता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन कैसा है? लैंगिक पूर्वाग्रह को ये प्रदर्शित करता है या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है या सही हो सकता है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है।
देखिए, किन्हीं दो वर्गों में डिफ्रेंशिएट करना, विभेद करना, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दिखाता है। यह कहना कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। आप कैसे कह सकते हैं? तो आपने ये पूर्वाग्रह बना रखा है, ऐसा बना रखा है, जबकि अब हर फील्ड में अब देखिए लड़के से अच्छी लड़कियां निकल रही हैं, मतलब अच्छा काम कर रही हैं। कोई भी कर सकता है, ये भी काम कर रही है, वो भी, जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। ये लिंग पर आधारित नहीं है कि आप लड़की हैं तो बेटर करेंगे, लड़के हैं तो बेटर करेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपका पूर्वाग्रह है। अगले क्वेश्चन पर, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। एक कक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो क्षेत्र हो सकते हैं, कैसे? रुचियां अलग अलग हो सकती हैं बच्चों की, सीखना अलग अलग हो सकता है, या चरित्र अलग हो सकता है, या उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, विकल्प आपका डी सही हो जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसका मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, ये सारे अंतर पाए जाते हैं। जैविक जो शारीरिक है, इसी अंतर के कारण व्यक्ति दूसरों से भिन्न होता है। सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं, इवन जुड़वा बच्चे भी अलग होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के निम्न क्षेत्र हो सकते हैं। कौन कौन से? शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया, संवेगात्मक हो सकता है, रुचि हो सकता है, सीखना हो सकता है, चरित्र हो सकता है, अधिगम क्षमता हो सकती है, अभिप्रेरणा हो सकती है। ये सारे और भी क्षेत्र इसमें आप जोड़ सकते हैं, जो आपको याद आए। हमें इतना याद आ रहा है तो इतना हो सकता है, आप और कुछ भी जोड़ देंगे तो सभी डिफरेंसेस हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मूल्यांकन से अभिप्राय है। ये सारे जितने क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ना, अगर आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू क्लास करते जाएंगे, आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। मॉडल पेपर इसी तरीके का होता है। मूल्यांकन से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? कि छात्रों की आवश्यकता का पता लगाया जाता है, छात्रों की बुद्धि का पता लगाया जाता है, या छात्रों की अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना होता है, या स्वास्थ्य परीक्षण करना होता है। क्या सही होगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाता है। मूल्यांकन से मतलब होता है कि छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना। यानी कि अगर हम अपने भाषा में बोलें या अपने शब्दों में, अपने वाक्य में बोलें, तो मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की अधिगम त्रुटियां उसे पहचानी जाती है। अधिगम में क्या कमी कर रहा है, क्या इससे गलती हो रही, उसे हम पहचानते हैं। मूल्यांकन कर रहे हैं ना, मूल्यांकन कब किया जाता है? हमें उसकी गलतियों को, उसकी कमियों को पहचानना होता है। ठीक है, उसे पहचानना, उसे पहचान की जाती है उसकी। फिर छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है और उन्हें जो गलती होती है उसे समझाया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, समावेशी शिक्षा में योजना को फिल इन द ब्लैंक के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा में योजना को फिल इन द ब्लैंक के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में? ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या सही होगा? सी, कार्यान्वयन। समावेशी शिक्षा में योजना को कार्यान्वयन के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या है, पहले तो ये जानिए, ये कैसा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको बता दें, जो समावेशी ऐसी शिक्षा है कि मतलब सभी बच्चों को एक छत के नीचे एक साथ शिक्षा दी जाए। सभी बच्चे मतलब वो किसी भी आयु वर्ग के हों, किसी भी आय के हों, मतलब किसी भी स्टेटस के हों, और कहने का मतलब सामान्य बच्चों के साथ साथ जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर दिया जाए और एक ही छत के नीचे एक ही साथ दिया जाए, बिना किसी भेदभाव के दिया जाए। ये होती है समावेशी शिक्षा। यह एक व्यवहारिक संकल्पना है जिसकी सफलता सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है, कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। जब तक आप इसको कार्य रूप में नहीं करेंगे ये सफल नहीं होगा। बस कॉन्सेप्ट ही बदल के रह जाएगा, बना ही रह जाएगा कॉन्सेप्ट ही, जब तक आप व्यवहारिक रूप में इसे अप्लाई नहीं करेंगे और ये काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यही है, यहाँ पे कार्यान्वयन भरा जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहेंगे? कालानुक्रमिक आयु, कालानुक्रमिक आयु किसे कहते हैं? अपनी आयु के बालकों, इतना समझिए। ठीक है, शैक्षिक कमी, वो शैक्षिक कमी दर्शा रहा है। प्रतिभाशाली बालक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पिछड़ा बालक होगा, या फिर असाधारण बालक, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी सही हो जाता है, पिछड़ा बालक होगा।
वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बच्चों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शा रहा है उसे हम पिछड़ा बालक की कैटेगरी में डालेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, शैक्षिक कमी को दर्शा रहा है, पिछड़ा बालक हो गया, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि पिछड़े बालकों का मंद बुद्धि होना ये आवश्यक नहीं है। औसत बुद्धि बालक अथवा तीव्र बुद्धि बालक भी परिस्थिति जन्य कारणों से पिछड़ा बालक हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यदि वह कक्षा के औसत छात्रों से शैक्षिक दृष्टि से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है। अगर शैक्षिक कमी प्रदर्शित कर रहा है तो बस पिछड़ा बालक है, शैक्षिक कमी प्रदर्शन के आधार पर हम इसे पिछड़ा बालक कहेंगे, लेकिन वो मंद बुद्धि है ये नहीं कह सकते। ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से फिल इन द ब्लैंक होगा। निम्नलिखित में से फिल इन द ब्लैंक के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। किसी एक के कारण है जो अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन अधिगम अक्षमता का कारण हो सकती है। मंद बुद्धिता बिल्कुल हो सकती है। शैशव काल के समय दिमागी बुखार बिल्कुल उसकी मतलब क्षमता को कम कर देगा। शिक्षक की शिक्षण शैली, इसकी वजह से बालक में अधिगम अक्षमता नहीं उत्पन्न हो सकती। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है। तो शिक्षक की जो शिक्षण शैली है इसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता इसमें उत्पन्न हो सकती है। कहने का मतलब अधिगम अक्षमता निम्न कारणों से हो सकती है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, लेकिन इसकी वजह से नहीं हो सकती शिक्षण शैली। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता फिल इन द ब्लैंक क्या कहलाती है? डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिस्लैक्सिया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाता है, डिस्प्रैक्सिया। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है और ये एक विकार है। इसमें क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, गति कौशल, इसमें बच्चे गति, देखिए ध्यान रखिएगा, गति और समय में सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते हैं। गति और समय में सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते। एक आपको एग्जाम्पल देते हैं बहुत ही आसान सा, और हम एक दो बार और भी ये एग्जाम्पल दे पाएँ क्योंकि इससे समझाना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे वे अपनी और तेज गति से आती हुई गेंद को नहीं पकड़ पाते, वो नहीं जान पाते कि देखिए गति और समय में ये सामंजस्य नहीं बैठा पाते। सबसे सिंपल सी चीज़ है, गति मतलब तेज गति से ये आ रही है गेंद, लेकिन ये नहीं समझ पाते किस समय ये इससे टकराएगी। ठीक है, अगर आदमी को पता चले इतनी तेज गति से आ रही, अब इस टाइम पर हमारे हाथ में आ जाएगी तो आदमी उसे कैच कर लेगा, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और डिस्फेजिया में क्या होता है, ये भाषा विकार है। डिस्फेजिया भाषा विकार है। डिस्कैल्कुलिया ये गणना विकार है, इसमें कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाता बच्चा। ये डिस्पैसिया लैंग्वेज, डिस्फेजिया जो है ये भाषा संबंधित है, और डिस्लैक्सिया ये पठन संबंधी विकार है। इसको हम कई बार बता चुके हैं, पढ़ने में यहाँ पर दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव के द्वारा जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं उसके द्वारा जो आपके बिहेवियर में चेंज आता है वो क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी, सीखना ही कहेंगे उसे। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है तो जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है और उसे काटते ही उसको तीखा तीखा सा फील होता है और रोने लगता है, इसीलिए वह मिर्च को फेंक देता है। फिर उसके बाद उसके पास कभी नहीं जाता मिर्च के पास, क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया कि मिर्च कड़वी होती है, और इस प्रकार से जो उसने अनुभव करके सीखा है वो क्या हुआ, ये इसके मतलब व्यवहार में एक प्रगतिशीलता दिखाती है। प्रगतिशील परिवर्तन उसके व्यवहार में अगर हो रहा है तो कहने का मतलब वो सीख ही रहा है। बच्चा आग से जल जाता है तो फिर आग के पास कभी नहीं जाता है, चीटा काट लेता है या कुछ भी काट लेता है तो फिर वो उसके पास नहीं जाता है, वो सीखता है, अनुभव के द्वारा सीखता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? वेरी गुड, वाटसन, स्किनर, पैवलव, लेविन। ऑप्शन डी सही हो जाता है। जे.वी. वाटसन ये व्यवहारवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये व्यवहारवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अच्छा, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में आपको बता देते हैं, वी.एफ. स्किनर हैं, इवान पी. पैवलव हैं, क्लार्क हल हैं, इनका नाम आता है इसमें, टॉलमैन का भी नाम आता है,
और भी नाम आता है, और किसका नाम आता है आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, और आपको बता देते हैं ये जो लेविन है, लेविन किससे संबंधित हैं? जब ये व्यवहारवादी नहीं है तो हैं कौन से? ये गेस्टाल्टवादी हैं, ये समग्र रूप में देखते हैं। गेस्टाल्ट, एक मिनट, गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवादी ये किसी भी चीज़ को समग्र रूप में देखते हैं, फिर उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। बात समझ में आ रही? ये समग्र रूप में देखते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट को नहीं देखते हैं, ये किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये कर्ट लेविन, और आपको बता दें कोफका, कोफका, कोहलर, ये सभी समग्रवाद गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? पूछा जा रहा है इनमें से कौन ऐसा है जिसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? कोहलर का नाम है, स्किनर है, ब्लूम है, थॉर्नडाइक है। वेरी गुड, ब्लूम ने नहीं किया अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन। प्रतिपादन मतलब किसने नहीं दिया? बीएस ब्लूम ने। बीएस ब्लूम और उनके सहयोगियों ने क्या काम किया था? 1956 में शिक्षण अधिगम, जो शिक्षण अधिगम लर्निंग की प्रोसेस हो रही है, उसके उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उसके जो उद्देश्य होते हैं, शिक्षण अधिगम के जो उद्देश्य होते हैं, उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। जबकि कोहलर, स्किनर और ये थॉर्नडाइक, इन सभी ने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया अधिगम का। अब यहाँ पर देखिए, ये स्किनर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये सारी चीज़ें कोहलर ने, वैक्स, वर्दीमर, कोफका, कर्ट लेविन, इन सभी ने मिलकर के ये अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और सभी का मैंने बता दिया कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने दिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना किस प्रकार के अवधान का एक उदाहरण है? ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना किस प्रकार के अवधान का एक उदाहरण है? सिग्नल अवधान, विस्तृत, चयनात्मक या विभक्त अवधान। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, विभक्त अवधान। ड्राइविंग करते समय फ़ोन का उपयोग करना, विभक्त मतलब डिवाइडेड अटेंशन, कहने का मतलब दिमाग जो बट जाता है, ध्यान बट जाता है, ये इसका एग्जाम्पल है। ये जो डिवाइडेड अटेंशन है एक उच्च स्तरीय कौशल है जिसमें आपको बताएं 2 या 2 से अधिक कार्यों पर एक साथ ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर आप में उच्च स्तरीय ये कौशल है, विभक्त अवधान का उच्च स्तरीय कौशल है, तो आप सक्सेसफुल हैं। एक साथ आप एक से अधिक कार्य जब कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक कार्य कर रहे हैं, तो उस पर एक साथ ध्यान दे ले रहे हैं, तो आप तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, जैसे एक होता है ना खाना खाते समय टेलीविज़न देखना, तो ये इसमें आप एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन जब आप ड्राइविंग करते समय आप मोबाइल फ़ोन का उपयोग करें, कभी कभी आपका दिमाग बढ़ जाता है। दोनों काम पर अगर आप साथ साथ ध्यान केंद्रित कर पाएँ तब तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो ये आप में एक उच्च स्तरीय कौशल है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, विभक्त अवधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी? वेरी गुड, ऑप्शन डी सही हो जाता है, संवेदी। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में 2 स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। संवेग उत्पन्न होने पर पहला होता है शारीरिक स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं, दूसरा मानसिक। ठीक है, शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, इसमें कौन से लक्षण आते हैं? सांस लेना, बीपी बढ़ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन, ये सारी क्रियाएं होती हैं। जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता, तो संवेग का ये तत्व नहीं है संवेदी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में कर्नाटक में स्थित हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया? विकल्प आप सभी के सामने है और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा क्वेश्चन में हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन आप लोग कभी भी ना तो ये सोचते हैं कि मतलब लाइक करना, शेयर करना है, आप एक टारगेट रखते हैं कि कम से कम 500 प्लस आप लोग लाइव में पहुँचा दीजिए, वो भी आप लोग नहीं कर पाते हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, विकल्प आप सभी के सामने है।
ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर हमारा बी, महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन। कर्नाटक में स्थित है जो हावेरी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल करके महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन रख दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल में इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देखिए, कर्नाटक सरकार ने देवनागरी लिपि, हिंदी, रोमन लिपि, अंग्रेजी और कन्नड़ लिपि में हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन रखा है। देवनागरी लिपि में भी, रोमन लिपि में भी और कन्नड़, इन सभी में इसका नाम बदल दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, महादेवप्पा मेलारा हावेरी जिले के निवासी थे। इनके बारे में बताया जा रहा है, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। महादेवप्पा के बारे में बताया जा रहा है, ये हावेरी जिले के ही निवासी थे जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। अब आगे यहाँ पर देखेंगे, 18 वर्ष की आयु में इन्होंने महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में भाग लिया था। ठीक, फिर महादेवप्पा के त्याग और साहस ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने औपनिवेशिक शासन का विरोध करने के लिए विभिन्न आंदोलनों का भी आयोजन किया था। और आपको बता दें, सितंबर 2020 में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया, तो सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। एक तो आप लोगों ने देखा हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया, फिर उसके बाद ये देखिए हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए और इसे दिमाग में बैठाइए। देश में 2 नए झीलों को रामसर साइट में नामित करने के बाद देश में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैंने करंट में आपको कराया भी है। ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, 41। ऑप्शन सी सही होता है, 41 है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम कवर कर लेते हैं। 15 नवंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश भर में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 2 नए झीलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का अर्थात रामसर साइट नामित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, इसके साथ ही देश में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? 41 हो गई है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखिए, अब भारतीय रामसर साइटों का नेटवर्क दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा हो गया है। दक्षिण एशिया में आ गई, आगे देखेंगे, इसके तहत 2 नई झीलों को रामसर साइट में नामित किया गया है। उनमें है महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील है। ये कहाँ पर है? बुलढाना जिले में स्थित है ये लोनार झील, और किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है। और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है सुर सरोवर झील। सुर सरोवर झील ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। और किस जिले में स्थित है? आगरा की। और इसे हम कीथम झील के नाम से भी जानते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर ये लाइन देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बुलढाना जिला, आगरा जिला, राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झील का नाम लोनार झील, सुर सरोवर झील। ये इतने आपको यहाँ पर 6 वर्ड हमने यूज किए हैं, मतलब एक तरीके से आप जोड़ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर सुर सरोवर झील 3 वर्ड हो गया, तो कहने का मतलब 6 नाम हमने आपको बताए। तो 6 क्या 7 जोड़ लीजिए, कीथम झील भी इसे ही कहते हैं, सुर सरोवर झील को। तो 7 नाम आपको याद रखना है। राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश 2 हो गया, जिला बुल्ढाना और आगरा पूरा मिलाकर के 4 हो गया, झील लोनार झील, सुर सरोवर झील और कीथम झील, 4 3 7, 7 आपको नए टर्म याद रखने हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए लोनार झील के बारे में देखिए। लोनार झील क्रेटर झील है ये, और ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्रेटर झील ये इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। जीएस का क्वेश्चन साथ साथ में हम आपको कवर करवाते हुए चल रहे हैं। कोई भी ऐसी आप करंट की क्लास देखेंगे जहां पर आपको जीएस भी कवर करवाते हुए हम चल रहे हैं डिटेल में। अगर हम आपके लिए मेहनत करें तो आप लोग हमारे लिए थोड़ी सी भी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि मेरे अंदर मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों को अच्छा मैटर प्रोवाइड करा सकें। अब रामसर श्रेणी के बारे में भी जान लेते हैं। ये है क्या? रामसर श्रेणी हम सुनते रहते हैं। रामसर ईरान के शहर का एक नाम है। ईरान के एक शहर का नाम है, जहां वर्ष 1971 में आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड को बचाने हेतु एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, और इसी के नाम पर इसे रामसर साइट कहा जाता है। तो इस सम्मेलन में कई देशों ने झीलों को बचाने का संकल्प लिया था।
कई देशों ने झीलों को बचाने का संकल्प लिया था। यानी कि रामसर में जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर झीलों को बचाने का संकल्प लिया गया था। और ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ईरान के एक शहर का नाम है रामसर। तब से जिन झीलों को इस संरक्षित श्रेणी में रखा जाता है उन्हें रामसर श्रेणी या रामसर साइट्स कहा जाता है। और इनमें से किसी झील के शामिल होने को काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि इस श्रेणी में आने के बाद उस झील के संरक्षण के लिए पूरी दुनिया मदद देती है। उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है 2020 में WWF द्वारा जारी वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट में संबंधित निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। इस रिपोर्ट के तहत वैश्विक स्तर पर पानी से संबंधित जोखिमों का मूल्यांकन किया जाता है। इस रिपोर्ट के तहत विश्व के 200 शहरों को कवर किया गया है। या 2050 तक 50 भारतीय शहर जल के जोखिम का सामना करेंगे। या भारत में स्थित शहरों की सूची में जयपुर प्रथम स्थान पर है। ये देखिए WWF की रिपोर्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार करते तो आपका IAS क्लियर हो जाएगा, और नॉर्मल एग्जाम की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अब ये आप लोगों ने पढ़ लिया, अब चारों विकल्प यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें से असत्य कथन का चुनाव आपको करना है। चलिए, उत्तर यहाँ पर बी आपका सही हो जाता है। 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पर असत्य हैं। इस रिपोर्ट के तहत ये 200 शहरों को कवर किया गया। 2050 तक 50 भारतीय शहर जल के जोखिम का सामना करेंगे। बाकी यहाँ पर ये देखिए, इस रिपोर्ट के तहत वैश्विक स्तर पर पानी से संबंधित जोखिमों का मूल्यांकन किया जाता है, ये सही है। और भारत में स्थित शहरों की सूची में जयपुर प्रथम स्थान पर, ये सही है। बाकी ये दोनों गलत है। अब इन दोनों से रिलेटेड सही क्या है, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। देखिए, अक्टूबर 2020 में जल संबंधी जोखिम का अन्वेषण, मूल्यांकन व प्रतिक्रिया हेतु डिजाइन ऑनलाइन टूल WWF वाटर रिस्क फिल्टर के माध्यम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक स्तर पर 100 शहर पानी से संबंधित जोखिम में वृद्धि का सामना करें। कितने शहर? 100, ना कि 200। इन 100 शहरों के लगभग आधे शहर चीन के हैं, जो 2050 तक पानी से संबंधित जोखिम का सामना करेंगे। तो दोनों आपको समझ में आ गया कहां कहां से गलत था। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारत सबसे अधिक समग्र जल जोखिम वाले शहरों की सूची में शामिल है। और इस रिपोर्ट में जिन 100 शहरों में जल जोखिम का मूल्यांकन किया गया है, उनमें पूरे विश्व की कुल 350 मिलियन जनसंख्या निवास करती है। जो 100 शहर है ना, पूरे 100 शहर, उसमें 350 मिलियन की जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की। यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वहीं पर निवास कर रही है। अब वैश्विक स्तर पर उच्च जल जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थित आबादी वर्तमान के 17% से बढ़कर के 2050 तक 51% होने का अनुमान है। यानी कि जहां पर जल जोखिम ज्यादा है, अभी तो 17% है वहां की आबादी, फिर 2050 तक वो 51% हो जाएगी। तो सोचो कितनी स्थिति खराब है। और वैश्विक स्तर पर जारी 100 शहरों की सूची में बीजिंग, जकार्ता, जोहान्सबर्ग, इस्तांबुल, हांगकांग, मक्का, रियो डी जेनेरियो इत्यादि शहर शामिल किए गए हैं। अब आगे देखिए, इन 100 शहरों की सूची में भारत के 30 शहर की पहचान की गई है, जो 2050 तक पानी के बढ़ते खतरों का सामना करेंगे। 100 में से 30 अपने भारत के ही हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही बनता है। इन भारतीय शहरों की सूची में राजस्थान का जयपुर शहर वैश्विक रैंकिंग 45 में प्रथम स्थान पर, यानी कि भारतीय शहर में प्रथम स्थान है जयपुर का, जो कि है राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। अगर क्वेश्चन पेपर टफ करना होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा। आप कहेंगे हम डेली का डेली करंट कवर करते थे, लेकिन ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, क्या हुआ। तो इस तरीके से तैयार किया जाता है। ये मैंने जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया ना, आपको बताने का मेरा तरीका, बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन तैयार किया जाता है। कोई भी नौकरी इतनी आसान नहीं होती जितनी आसानी से हम सोच लेते कि हमें मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसके अलावा इस सूची में इंदौर, ठाणे, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों को भी शामिल किया गया, जो 2050 तक पानी से संबंधित जोखिम में वृद्धि का सामना करेंगे। शहरों को आराम से आप नोट कर सकते हैं। प्रथम स्थान पर कौन है, पूरे देश में कौन है, कितनी मिलियन की आबादी वहां पर होने वाली क्या है, इस तरीके से आप आराम से शॉर्ट नोट बना करके नोट कर सकते हैं। यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप कभी नहीं फंसेंगे। इस रिपोर्ट में बेंगलुरु के वसिल्ली हड, यहाँ पर देखिए
वसेट्टी हल्ली वेटलैंड तथा इंदौर के सिरपुर झील को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के बारे में भी उल्लेख किया गया है इस रिपोर्ट में। और आपको बता दें कि WWF वाटर रिस्क फिल्टर एक व्यवहारिक ऑनलाइन टूल है जो कंपनियों और निवेशकों को दुनिया भर में पानी के जोखिमों का पता लगाने, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। WWF वाटर रिस्क फिल्टर के बारे में बताया गया क्या है। अभी आप लोग देख रहे तो मन में सवाल उठ रहा होगा ये है क्या, तो क्या है मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? संपन्नति, नति लंब घाटी, होगबैक या ग्राबेन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ग्राबेन। देखिए, जब दो समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। तो जर्मन भाषा में इस प्रकार की घाटी को ग्राबेन कहते हैं, ग्राबेन, ठीक है। तो ये भ्रंश से संबंधित है, ग्राबेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कुछ ऐसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो टर्म से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अटाकामा, अरबिया, गोबी या कालाहारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अटाकामा। तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 20 से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित हैं। ये उष्ण कटिबंधीय सन्मार्गीय पवन क्षेत्र के उच्च दाब क्षेत्र में स्थित होते हैं। और आपको बता देते हैं जिस कारण से इन्हें उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब मरुस्थल भी कहते हैं। और यहाँ पर आपको बता देते हैं जो विश्व के अधिकांश उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ये पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है। तापक्रम विलोमता का क्या मतलब है? बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता हुआ तापक्रम, या बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता हुआ तापक्रम, या बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ रही तो तापक्रम स्थिर हो जाता है, या ऊंचाई बढ़ रही तो तापक्रम कांस्टेंट नहीं रहता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। तापक्रम विलोमता का मतलब होता है, क्या होता है? वेरी गुड, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। देखिए क्या जनरल क्या होता है ये, इस अगर वर्ड पर आप जाएंगे, तापक्रम विलोमता का मतलब होता है तापक्रम से कुछ विलोम, मतलब ऊंचाई, तापक्रम बढ़ रहा है तो ऊंचाई घट रही, कोई भी चीज़ है। विलोमता का मतलब उल्टा। लेकिन हमें यहाँ पर इससे मतलब निकालना जनरली होता क्या है। जनरली होता ये है कि सामान्य जब परिस्थितियाँ होती हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है, घटता है। जिस दर से तापमान कम होता है इसे हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापक्रम भी बढ़ता जाता है, जिसे तापक्रम विलोमता कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। लिख देते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तापक्रम विलोमता की जो परिघटना होती है इसके दौरान धरातल के समीप ठंडी वायु और ऊपर गर्म वायु होती है। ध्यान दीजिएगा, धरातल के समीप ठंडी वायु होती है और ऊपर की तरफ क्या होती है, गर्म वायु होती है। क्लियर हो गया? भूलना नहीं है, जो भी कॉन्सेप्ट हम बताते चले, कम से कम जितने भी, एक टारगेट आप लोग ये रखिए, जितने भी क्वेश्चन आप लोग वनडे एग्जाम टारगेट पर देख ले वो कभी जिंदगी में आपके भूलना नहीं चाहिए। तो कौन सा क्वेश्चन बचा रह जाएगा? एनसीईआरटी और एससीईआरटी से अलग कभी पूछा ही नहीं जाता है। नहीं, अगर और भी पूछा जाएगा, आपका बेस क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फंडामेंटल चीज़ें आपको पता रहेंगी तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहन परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर या गोविंद सागर। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो रेहंदबाद परियोजना, पहली बात तो ये बताइए किस राज्य की परियोजना है? उत्तर प्रदेश की है। तो रेहंदबाद परियोजना उत्तर प्रदेश में ये है। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में ये है। सोन की प्रसिद्ध घाटी में इसकी सहायक नदी जो है रिहंद पर है। और ये कहाँ पर है? मिर्जापुर जिले में। और किस स्थान पर? पिपरी नामक स्थान पर। ध्यान से सुनिए, रेहंदबाद परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर मिर्जापुर जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनाई गई है।
और आपको बता देते हैं इस बात के पीछे ही एक कृत्रिम झील बनाई गई है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल मानव निर्मित। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानते रहिए, कहां पर है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर ये स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है यहां से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है किसका? जम्मू और कश्मीर का, उत्तराखंड का, सिक्किम का या हिमाचल प्रदेश का? शिपकिला ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? शिपकिला है, रोहतांग है, शिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला। और जम्मू कश्मीर में हम बात करते हैं तो काराकोरम है। कौन सा है? काराकोरम है, काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल, ये सभी दर्रे इसमें हैं। उत्तराखंड का माना दर्रा है, माना है, नीति दर्रा है। सिक्किम का भी खूब पूछा जाता है, नाथुला है, क्या है? नाथुला है और जलेपला है। इतने हैं, ये सारे आप याद रखिएगा कौन सा दर्रा कहां पर है, किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी जल्दी से दौड़ करके। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए किसका? शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकी का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, शिक्षण विधियों का। अगर विकल्प ऐसा हो जाता है कि उपर्युक्त में से सभी, तो ये सभी वाला सही होता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, शिक्षण विधियों का। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक होने के नाते आपको विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है। विकल्प आपका बी सही हो जाता है। ठीक है, आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भूगोल शिक्षण हेतु तो सर्वाधिक उपयुक्त जो उपयोगी सहायक सामग्री है वो कौन सी है? कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड या बैरोमीटर? सभी को पता है, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी मानचित्र होगा। मानचित्रों से एक मतलब बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और आपको यहाँ पर बता देते हैं, मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक मानचित्र, जिसमें पृथ्वी की आकृतियों जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों, इन सभी को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसे हम कहते हैं भौतिक मानचित्र। दूसरा होता है राजनैतिक, जिसमें राज्यों, नगरों और गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसे हम कहते हैं कि राजनीतिक मानचित्र। सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, मैनेज करिएगा। क्लियर हो गया? तो सबसे उपयोगी होता है, ऑप्शन बी से हो जाता है मानचित्र। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? भाग 1, 2, 3 या 4? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, भाग 3 है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। मूल रूप से संविधान ने 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना है? 6 है। 6 कैसे हो गया? 7 तो था, तो इसमें बीच में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, किसके अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसलिए प्रेजेंट टाइम में 6 मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, जो कि कौन कौन से हैं? पहला है समता का अधिकार, नोट करते रहिए। पहला समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर हो गया? 6 अधिकार पूरे मैंने आपको बताया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? सी सही हो जाता है, भाग 3। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अभी मैंने आपको एससीईआरटी में पढ़ाया, उदयभद्र, महापद्मनंद, शिशुनाग या कालाशोक? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, कालाशोक के समय में। अब यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन पूछा गया, तो यहाँ पर हम प्रथम भी देखेंगे, द्वितीय भी देखेंगे, तृतीय भी देखेंगे और चतुर्थ भी देखेंगे। सारे यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए।
शासनकाल यहाँ पर देखेंगे और स्थान भी देखते चलेंगे। तो कम से कम 4 4 8, एक तो यहाँ पर पूछ लिया गया, 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार होने वाले हैं। जो प्रथम संगीति थी, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु। किस स्थान पर? राजगृह में। ये प्रथम की बात हो रही है। द्वितीय कालाशोक के समय कहाँ पर हुए? वैशाली में। तृतीय किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। चतुर्थ किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के। कहाँ पर हुई? कश्मीर के कुंडल वन में हुई। ठीक है, ये यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा आप तैयार करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी बंगाल, दक्षिण सौराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये सभी का कॉम्बिनेशन मिलता है, यानी कि मैंग्रोव वन, सदा पर्णपाती वन और सदापर्णी वन, इन सभी का। ठीक है, अगर हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की बात करते हैं तो इसके अनुसार अंडमान और निकोबार में जो मैंग्रोव आवरण है वो 617 वर्ग किलोमीटर है। 617 वर्ग किलोमीटर है, ये डाटा रखे रहिए। अगला है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, टैगा वन, टुंड्रा या अमेजन वर्षा वन? आप सभी जानते हैं ऑप्शन डी सही हो जाता है। अमेजन वर्षा वन अमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाते हैं। ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन है। चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन होते हैं जो दक्षिण अमेरिका के, कहाँ पर? ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर ये फैले हुए हैं। इन्हें ही पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इनकी जो वनस्पति है लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन मुक्त करती है। बस इन्हीं की वनस्पतियां नहीं, कोई भी पेड़ पौधा कहीं पर भी आप लगाएंगे यही काम करती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ये क्या काम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक कहा जाता है कि जो ऐसी गैस है जो कि प्रदूषण फैला रही है, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट डाल रही है। तो कहने का मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बेकार है तो इसको ये यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में इसे लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। ऑक्सीजन सभी के लिए प्राणदायिनी गैस कहलाती है। इसको ये भी लेते हैं, पेड़ पौधे भी और जीव जंतु भी लेते हैं, मनुष्य भी लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पेड़ों की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये अवशोषित कर रहे हैं और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। तो इसीलिए फेफड़ों से इन्हें जोड़ा गया है। फेफड़ों का क्या काम होता है? एक तरीके से आप ये जानिए कि रेस्पिरेशन में, श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो यही कहा जाता है कि ये पृथ्वी ग्रह के फेफड़े हैं। तो ये ऑक्सीजन देते तभी तो हम लोग ये ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो फेफड़ा इन्हीं से चल रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो पृथ्वी की जो 20% से अधिक ऑक्सीजन है अमेजन वर्षा वनों के द्वारा ही उत्पादित होती है। ये माना जाता है पूरे पृथ्वी की 20% से अधिक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हम बहुत ही सेलेक्ट करके खोज करके लिए हुए हैं। तो एक बार जल्दी से जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर करेंगे और जितना मैंने टारगेट रखा है पूरा पार हो जाना चाहिए, पूरा टारगेट आपका पार हो जाना चाहिए। देखते हैं आप में कितनी हिम्मत है और मेरे में कितनी हिम्मत है। हम अपने वादे पर खरे उतरते हैं या आप लोग? ऑप्शन बी सही हो जाता है, एशिया। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहते हैं। यह साधारणतया आप भारत में, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। और इन वनों में उगने वाले जो वृक्ष होते हैं चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं, ये वाले होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? लाल मिट्टी, काली, बलुई या कछारी मिट्टी? एलुवियल सॉइल। वेरी गुड, ऑप्शन डी सही हो जाता है, एलुवियल सॉइल। ये भारत में मिट्टी का सबसे बड़ा वर्ग है कछारी मिट्टी का। तो एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी देश के करीब 42% भूभाग पर पाई जाती है और ये जलोढ़ मृदा को हम अक्षेत्रीय मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षेत्रीय मृदा भी कहते हैं।
और यहीं पर जलोढ़ मिट्टी को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो दो भागों में, नवीन जलोढ़ होता है एक, और एक होता है पुराना जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ को हम कहते हैं खादर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पुराने जलोढ़ को हम कहते हैं बांगर। क्लियर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उससे ज़्यादा ये नवीन और पुरानी जो जलोढ़ होती है उसको पूछा जाता है, नवीन को क्या कहते हैं और पुरानी को क्या कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, मालवा का पठार पाया जाता है। मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य है। और आपको बता दें ये पठार किससे निर्मित है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये पठार निर्मित है लावा से। और आपको बता दें इसमें पूछा जाता है कि इसमें किस मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है इसमें काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक कत प्रत्यय की संज्ञा है। कत प्रत्यय की संज्ञा, विकल्प आप सभी के सामने, ऑप्शन आप जल्दी से चूज करिए। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाता है, निष्ठा है। तो एक सूत्र है, सूत्र ध्यान से देखिए, कत कत वतु निष्ठा, कत कत वतु निष्ठा। ठीक है, इस सूत्र के आधार पर कत और कत वतु, ये इन प्रत्ययों की जो संज्ञा होती है वो निष्ठा होती है। तो कत प्रत्यय की क्या हो गई संज्ञा? निष्ठा है। और यहाँ पर आपको बता देते कत कत वतु में कौन सा समास है? इसमें होगा द्वंद्व समास। इसका विग्रह फिर क्या होगा? इसका विग्रह होगा कच्च कतुवतु च, ये होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, लुट लकार का प्रयोग होता है। लुट लकार का प्रयोग कहां पर होता है? अद्यतन भविष्यत में, सामान्य भविष्यत में, अनद्यतन भूत में या फिर अनद्यतन भविष्यत में। वेरी गुड, ऑप्शन डी सही हो जाता है। लुट लकार का प्रयोग अनद्यतन भविष्य काल में किया जाता है, जबकि सामान्य भविष्य क्या होता है? लिट लकार होता है। सामान्य भविष्य लिट लकार होता है। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अनद्यतन भूत की, तो यहाँ पर लंग लकार होता है। ठीक है, और संस्कृत में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, लकारों की संख्या कितनी होती है? लकारों की संख्या कितनी होती है? चलिए हमने ये उत्तर बता दिया, 10 होती है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? पूछा जा रहा है कि स्वर नहीं पूछा जा रहा है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो ध्यान से देखिए कि हाँ पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ऑप्शन डी सही हो जाता है। यहाँ पर ला, ये निम्न वर्णों में जो ला है ये स्वर नहीं है, क्योंकि ला ये किसके अंतर्गत आता है? ये व्यंजन के अंतर्गत आता है। आ हुआ, ई हुआ, री हुआ, ये सभी स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। चक्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। इसका जो विग्रह होगा ये क्या होगा? चक्रम पाणौ यस्य स। बहुव्रीहि समास प्रायः अन्य पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। चक्रपाणी का मतलब क्या हो जाएगा? चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात यानी कि एक अलग अर्थ निकले। चक्र है हाथ में जिसके, इसका मतलब हो जाएगा क्या? भगवान विष्णु। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। अगर हम आपसे बार बार नहीं कर रहे हैं तो आप लोग फिर भी करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए हमें, एनर्जी को हमारे बढ़ाते रहिए। अगर हम आपके पीछे कम से कम 5-6 घंटा एक वीडियो के पीछे दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा तो करना ही चाहिए। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और ये लाइव क्लास में आप लोग अपनी संख्या को बढ़ाते रहिए। बस आपके ऊपर एक ही मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अगर आपको लोगों को मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो थोड़ा सा तो आपको करना चाहिए। मुझे भी नहीं अच्छा लगता ना ऐसे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है मेरा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, द्रक्षतः दृश्य धातु का कौन सा रूप है? ठीक है, रूप है।
प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, या मध्यम पुरुष एक वचन, या मध्यम पुरुष द्विवचन? द्रक्षता, ऑप्शन बी, प्रथम पुरुष द्विवचन है। द्रक्षता दृश्य धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। इसका रूप कैसे चलेगा? देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन करके हम बताएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन करके बताएंगे, फिर इधर होगा प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। तो द्रक्षति, द्रक्षतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्षत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन? कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? द्रक्षतः। तो द्रक्षतः क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष द्विवचन हुआ कि नहीं हुआ? द्रक्षति, द्रक्षतः, द्रक्ष्यन्ति। तो द्रक्षतः आ गया प्रथम पुरुष द्विवचन में। अगला क्वेश्चन, कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार होती है? वचन, कर्म, कर्ता या लिंग के अनुसार? विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, फटाफट से सभी की रिप्लाई आनी चाहिए कमेंट सेक्शन में। आप लोग इतने आलसी कैसे हो सकते हैं? इतने आलसी होना है, जॉब लेना है तो जॉब करना है कि नहीं करना है भाई? जॉब इतनी आसानी से कैसे मिलेगी? हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत को बनाए रखना है, तब तक अंतिम, कहा जाता है ना, अंतिम सांस तक लड़ना है। अंतिम सांस क्या? आप लोग तो एकदम से जमीन पर रेंग भी नहीं रहे हैं, लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए। जिद नहीं है आप में, जोश नहीं है, जुनून नहीं है, एकदम से इनएक्टिव फॉर्म में है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, कर्म। ऑप्शन बी, कर्म। तो कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। सिंपल सा है, क्योंकि कर्ते वाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म में लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, अब आपको यहां पर गिनती बतानी है। सप्तचत्वारिंशत् कौन सी संख्या है? 74, 47, 37 या 34? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 47, 47 है। सप्तचत्वारिंशत् 40 + 7, 47 हो गया। 74 को कहेंगे चतुस्सप्तति, चतुस्सप्तति। और यहाँ पर देखिए 37 को क्या कहेंगे? सप्तत्रिंशत् कहेंगे। यहाँ पर हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। टू च्यू द कट करेक्टली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब हो सकता है? कौन से विकल्प में इसका मतलब निकल रहा है? आपको वही ऑप्शन चूज करना है। टू च्यू द कट, ऑप्शन क्या सही होगा? तो पहले, इससे पहले ये जानना रहता है कि इसका मतलब है क्या। किसी चीज़ के बारे में सावधानी पूर्वक या धीरे धीरे सोचना, धीरे धीरे सोचना, मध्यस्थता करना, ये सब होता है। तो इस मुहावरे का जो अर्थ है ऑप्शन आपका सी से मैच करता है, टू मेडिटेट, धीरे धीरे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, ही वॉज वेरी मच अशैम्ड, फिल इन द ब्लैंक हिज मिस्चिफ, फॉर, ऑफ, विद, ओवर। ऑप्शन बी सही होगा, ऑफ। अशेम्ड ऑफ समथिंग कहने का मतलब किसी चीज के लिए शर्मिंदा होना। रिक्त स्थान पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। प्रीपोजिशन है ये, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ही वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज मिस्चिफ, वह अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। ही वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज मिस्चिफ। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक, ही स्टूड फर्स्ट, ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका, इफ हैड, हैव, एनीवेज। ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी, हैड। जो रिक्त स्थान दिया गया उसमें विकल्प आप हैड का, मतलब विकल्प बी हैड का प्रयोग करेंगे। हैड ही स्टूड फर्स्ट, ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। यदि वह प्रथम आया होता तो वह अमेरिका गया होता। यदि वह प्रथम आया होता तो वह अमेरिका गया होता। विकल्प यहां पर आपका बी सही हो जाता है, हैड। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन द, फिल इन द ब्लैंक इज पावरफुल। लास्ट वन, लेटर,
लैटर, लास्ट। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, ऑप्शन सी लैटर। यहाँ दिए गए रिक्त स्थान का जो विकल्प होगा सी, ये भरा जाएगा, जिसका अर्थ होता है बाद वाला। ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन द लैटर इज मोर पावरफुल। तलवार और कलम में से बाद वाला अधिक ताकतवर है। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स वी हैव गाइड यूज। ऑप्शन कौन सा सही होगा? इन तीनों के साथ प्रीफिक्स किसका प्रयोग किया जाएगा? इन, डिस, मिस या रे। ऑप्शन सी सही हो जाता है, मिस का प्रयोग करेंगे। बिहेव के साथ अगर हम मिस लगाएंगे प्रीफिक्स तो क्या हो जाएगा? मिस बिहेव। मिस बिहेव का मतलब गलत व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना। गाइड के साथ मिस लगाएंगे तो मिस गाइड, इसका मतलब होता है रास्ते से हटाना, भ्रमित करना। मिसयूज, दुरुपयोग करना, दुरुपयोग करना। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। लाइक करते रहिए, साथ साथ में लाइक करते रहिए और रिप्लाई करते रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का जो मॉडल पेपर था वो जाता है कंप्लीट करेंगे सभी क्वेश्चंस का एक बार जल्दी से, सुपर फास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, आपके स्कूल में दीपावली मेले का आयोजन किया गया, आप क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन बी सही हो जाता है, समारोह में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में होता है। सामान्य परिपक्वता से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण आमतौर पर लाभकारी है या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। अगला, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान? ऑप्शन ए सही हो जाता है, राजभाषा के रूप में है। क्वेश्चन है, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन बी, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए बोलेंगे। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए, MMPI। निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है? गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाता है, तत्काल तैयार करना। मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है? मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन डी, प्रमस्तिष्क वल्कुट, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, अपसारी चिंतन से रिलेटेड है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ऑप्शन ए सही होता है। एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, सभी के रुचियों के, सीखने के, चरित्र के। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है। मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है? छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। विकल्प सी सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में योजना को कार्यान्वयन के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाता है, पिछड़ा बालक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन डी, शिक्षक की शिक्षण शैली। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, इसे भी हम सीखना ही कहेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? कर्ट लेविन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ऑप्शन सी, BS ब्लूम। इन्होंने उद्देश्यों को बताया है। अधिगम के एक अनुकूल वातावरण में फिल इन द ब्लैंक
के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित होती हैं। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, शिक्षक की निगरानी। ड्राइविंग करते समय हमारे फोन का उपयोग करना किस प्रकार के अवधान का एक उदाहरण है? विभक्त अवधान। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन डी, संवेदी। नेक्स्ट, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहां पर? भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहां पर? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? ऑप्शन डी, ग्रैबेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन ए, अटाकामा। तापक्रम विलोमता का मतलब क्या है? ऑप्शन बी, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता हुआ तापक्रम। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रेहन परियोजना से संबंधित है? ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। शिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ज्ञान होना चाहिए किसका? ऑप्शन बी सही हो जाता है, शिक्षण विधियों का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है? ऑप्शन बी, मानचित्र है। ऑप्शन बी सही होता है, मानचित्र। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, भाग 3 है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन डी, काला शोक के समय। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डी, अमेजन वर्षा वन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, एशिया। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? ऑप्शन डी, अलुवियल सॉइल। अगला क्वेश्चन, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, मालवा का पठार। नेक्स्ट है, कथ प्रत्यय की संज्ञा है? ऑप्शन बी, निष्ठा। नेक्स्ट, लुट लकार का प्रयोग होता है? ऑप्शन डी, अनद्यतन भविष्यत में। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन डी, ल। चक्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। अगला है, द्रक्षतः दृश्य धातु का कौन सा रूप है? द्रक्षतः दृश्य धातु का कौन सा रूप है? ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, प्रथम पुरुष द्विवचन। नेक्स्ट, कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार होती है? ऑप्शन बी, कर्म के अनुसार। सप्तचत्वारिंशत् कौन सी संख्या है? ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, 47 है, 47। नेक्स्ट है, टू च्यू द कड करेक्टली मीन्स? ऑप्शन सी सही हो जाता है, टू मेडिटेट। He was very much ashamed, fill in the blank, his mischief. ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, fill in the blank, he stood first, he would have gone to America. ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, had he stood first, he would have gone to America. अगला क्वेश्चन है, of the sword and pen, he, ऑप्शन सी सही हो जाता है, लैटर इज पावरफुल। अगला क्वेश्चन, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स? बिहेव, गाइड, यूज, इन, डिस, मिस और रे। ऑप्शन सी सही हो जाता है, मिसबिहेव, मिसगाइड, मिसयूज। क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में कर्नाटक में स्थित हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया?
ऑप्शन में महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन। देश में 2 नए झीलों को रामसर साइट में नामित करने के बाद देश में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई? ऑप्शन सी 41। नेक्स्ट है 2020 में WWF द्वारा जारी वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लास्ट में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 2 और 3। 2 और 3 में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया जाता है इस रिपोर्ट के तहत विश्व के 200 शहरों को कवर किया जाएगा, तो जबकि है 100। 2020 तक 50 भारतीय शहर जल के जोखिम का सामना करेंगे। तो ये 2 और 3 गलत होता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा, हमने जब डिटेल में बताया था, तो 100 शहर पानी से संबंधित जोखिम में वृद्धि का सामना करेंगे और यहाँ पर इन 100 शहरों में से लगभग आधे चीन के होंगे जो 2050 तक संबंधित जोखिम का सामना करेंगे। और भारत की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो भारत में आप लोगों ने देखा था कि कितना था, 30। 100 शहरों में से 30 शहरों की पहचान की गई। तो 2 और 3 वहाँ पर गलत हो जाते। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। इससे पहले आप सभी को बता दें, आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़, कुछ एक्टिविटी के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्विगु या द्वंद्व, कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये खूब पूछा जाता है। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन के रिप्लाई, पहला हो गया, दूसरा ये है, चक्रपाणी में समास आपसे पूछा जा रहा है। फिर दूसरा है, पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में कौन सा वन जाना जाता है निम्नलिखित में से? पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, टैगा वन, टुंड्रा या अमेजन वर्षा वन। तो विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे और सभी रिप्लाई आपकी कमेंट सेक्शन में आनी चाहिए, ठीक है। और क्लास कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हमेशा की तरह जाते जाते वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय